अमीर वर्सेस गरीब सहेली की राखी। प्रिया देखना, बाजार में कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ बिक रही है। ये राखी राहुल भैया की कलाई पर सुंदर लगेगी ना? सोनिया, तेरी पसंद ना एकदम बकवास है। ये गरीब ठेले वाले हर बार ये सस्ती चमकीली भड़कीली राखियाँ ही बेचते हैं। यू नो व्हाट, कल मेरी मम्मी ने मामा जी के लिए मॉल से राखियाँ खरीदी थी। वहाँ पर राखी के एकदम यूनिक और फैंसी कलेक्शन थे। चलना, तू भी वहीं से राखी खरीद लेना। नहीं प्रिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मॉल से महंगी राखियाँ खरीद सकूँ। मेरे लिए ये बाजार की राखी ही ठीक है। अच्छा चल, ये सब छोड़, चलकर चुस्की खाते हैं। सोनिया मुस्कुराते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर उसे ठेले वाले के पास ले आती है। ये ले प्रिया, ठंडी ठंडी चुस्की खा। तभी प्रिया गुस्से में वो चुस्की जमीन पर फेंक देती है। ये क्या प्रिया, तुमने चुस्की जमीन पर क्यों गिरा दी? क्योंकि ये मेरे खाने लायक नहीं थी। सोनिया, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इन गरीब ठेले वालों से कुछ भी खरीद कर मत खाया कर। पता नहीं किस गंदे पानी से चुस्की बनाई होगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुझ गरीब को अपनी सहेली बनाकर बहुत बड़ी गलती करती हो। जहाँ सस्ती चीज दिखी नहीं कि बस खाने के लिए चली आई। और तेरी इन हरकतों के कारण मेरी इंसल्ट होती है। मेरे डैडी बिजनेसमैन हैं। उनके पास मेरे लिए बहुत पैसा है, इतना कि अपने साथ साथ तेरे खाने पीने का खर्चा भी मैं उठा सकती हूँ। अमीर घर से होने के कारण प्रिया बहुत ही घमंडी थी, जो अक्सर सोनिया की गरीबी की बेइज्जती करती थी। इतनी बेइज्जती के बाद सोनिया डबडबाई आंखों से प्रिया को देखते हुए कहती है, प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अमीर घर की बेटी हो और मैं गरीब हूँ, मगर मैं तुम्हें दिल से अपनी सहेली मानती हूँ, इसलिए तुम्हें अलग नहीं समझती थी। मगर मुझ गरीब को अपनी सहेली बनाने और मेरे साथ चलने में तुम्हारी इंसल्ट होती है, तो इस दोस्ती का खत्म हो जाना ही अच्छा है। आज के बाद तुम्हें इस गरीब का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। चलती हूँ। ऐसा कहकर सोनिया अपने आंसू पोंछते हुए घर चली जाती है और प्रिया अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई घर जाने लगती है। जस्ट गो टू हेल। अच्छा हुआ जो इस गरीब ने खुद ही मुझसे दोस्ती तोड़ दी। इस जैसी भिखारी को सहेली बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वैसे भी क्या नहीं है मेरे पास सब कुछ है। दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, फैमिली, मेरी मम्मी डैडी और मेरा भाई किट्टू, और इसके जैसे 36 दोस्त भी हैं। घर आकर प्रिया अपनी माँ शालू के कमरे में आती है, जहाँ वो किटी पार्टी कर रही होती है। हे मॉम, प्लीज मेरे लिए अपने हाथों से पनीर पिज्जा बना दो। लेकिन स्वीटहार्ट, अभी मैं किटी पार्टी में बिजी हूँ। शालू के ऐसा कहने के बाद प्रिया मायूस होकर अपने पिता के कमरे में आती है, जहां उसके पिता नीरज चोपड़ा और भाई किट्टू आपस में डील को लेकर बात कर रहे होते हैं। किट्टू भाई, क्या आप मेरे साथ पिज्जा पार्टी के लिए चलोगे? आर यू आउट ऑफ माइंड प्रिया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं और डैडी किसी इम्पोर्टेंट डील के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस रूम राइट नाउ। इतने अमीर घर की बेटी होकर भी प्रिया खुद में अकेली थी। वहीं सोनिया गरीब तो थी, मगर उसके पास अपनों का प्यार था। सोनिया का गरीब भाई राहुल ठेका मजदूर था और रक्षाबंधन के दिन सोनिया अपने गरीब भाई राहुल को राखी बांधती है और आंखों में आंसू भरकर अपने भाई को दुआएं देती है। भगवान करे इस गरीब बहन की उम्र भी तुम्हें लग जाए राहुल भैया। ये लो सोनिया, तुम्हारे गरीब भाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार। राहुल अपनी बहन को लाल चुनरी से ढकी एक थाली देता है, जिसके अंदर शादी का जोड़ा और श्रृंगार का सामान होता है। ये क्या भैया, आप मुझे शादी का जोड़ा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब मेरी बहन का घर बसने वाला है। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कल तक मैंने जिस बहन को अपनी गोद में खिलाया था, मेरी वह बहन आज किसी के घर की बहू और किसी की पत्नी बनने जा रही है। कुछ ही दिनों बाद सोनिया की शादी एक गरीब घर में हो जाती है और अपनी बहन को विदाई देते वक्त राहुल रोते हुए हाथ जोड़कर सोनिया के पति से कहता है, जीजा जी, सोनिया सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, इस भाई की दुनिया है। आज से मेरी सोनिया आपकी अमानत हुई। मेरी बहन को खुश रखना। राहुल भैया, आपने बाबूजी के जाने के बाद एक पिता बनकर अपनी बहन का कन्यादान करके राखी की रीति निभाई, तो मैं भी पति बनकर 7 फेरों के समय ली गई हर कसम को निभाऊंगा, वादा करता हूँ। इसके बाद सोनिया अपने ससुराल आ जाती है। वहीं प्रिया की शादी बहुत ही अमीर खानदान में होती है, जिसके चलते उसके घर वाले उसे बहुत सारा दहेज देते हैं। दूसरी तरफ आओ सोनिया बहू, कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करके सोनिया अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो बहू। कार्तिक, बहू को कमरे में ले जा। ठीक है माँ, चलो सोनिया कमरे में। सोनिया, मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो। पिताजी के अचानक से पैर छिन जाने के कारण
मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बहुत ही छोटी उम्र में काम करने लगा। तब से लेकर अब तक रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। जी सच कहूँ तो मुझे आप पर गर्व है। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेहनत करके परिवार चला रहे हैं। वक्त गुजरता है। जहाँ गरीब होकर भी सोनिया अपने ससुराल के घर आंगन में घुल मिल गई थी, वहीं अमीर घर की बहू बनकर भी प्रिया खुश नहीं थी। और गुजरते समय के साथ अब रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। प्रिया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? मगर किस लिए बहू? मम्मी जी कल राखी है और मुझे मेरे भाई के लिए गिफ्ट लेना है। बहू कल राखी है, मगर अभी तक तुम्हारे मायके से तुम्हें लेकर जाने के लिए तुम्हारा भाई तो आया ही नहीं, और तो और कोई फोन भी नहीं आया। कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अपनी सासू माँ की ताने भरी बातें सुनकर प्रिया अपने आंसू रोक नहीं पाती और अपने घर पर फोन करती है, मगर कोई भी फोन नहीं उठाता। जिसके बाद वो खुद को झूठी तसल्ली देती है। वहीं सोनिया राखी खरीदने बाजार तो जाती है, मगर खाली हाथ घर लौट आती है। अरे सोनिया बहू, तुम तो राखी खरीदने बाजार गई थी, फिर खाली हाथ क्यों चली आई? वो बाबूजी बाजार नहीं लगा था। अब मैं माजी बाबूजी को कैसे बताऊं कि राखी मिठाइयाँ कितनी महंगी बिक रही है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सोनिया की सास अपनी गरीब बहू की लाचारी को महसूस कर लेती है और राखी की सुबह सोनिया को अपने हाथों से टिफिन भरकर गुजिया बनाकर देती है। ये ले सोनिया बहू। इसमें क्या है माँ जी? इसमें राखी है और इसमें गुजिया है जो तेरी गरीब सास ने अपनी हाथों से बनाया है। इसमें मेरा प्यार भरा है बहू, तो इसी से अपने भाई का मुंह मीठा करना। अपनी सास के मन में अपने लिए प्यार देखकर उस गरीब बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। जिसके बाद वो अपने भाई के साथ घर आती है। वहीं प्रिया अकेले ही अपने मायके आती है। फिर सोनिया और प्रिया अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तुझे पता है सोनिया, जब तक तेरी बांधी हुई राखी मेरी कलाई पर रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि तू हर पल मेरे साथ है। मगर इस साल एक पल को ऐसा लगा था कि इस भाई की कलाई सूनी ही रह जाएगी, क्योंकि अब तू किसी और के घर की बहू जो बन गई है। मगर भैया, उस घर की बहू बनने से पहले मैं आपकी बहन हूँ और ये राखी का त्योहार है, मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरे भैया से जुड़ा जो है। ये लो, मुंह मीठा करो। राखी बंधवाने के बाद राहुल अपनी बहन को रंग बिरंगी चूड़ी उपहार में देता है। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई महंगा तोहफा तो नहीं है, मगर यह चूड़ी मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाई थी बहन। भैया, इन चूड़ियों से बढ़कर मेरे लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तोहफा मेरे भाई ने आग में तपकर बनाया है। एक और जहां उस गरीब लड़की के भाई के लिए उसकी बहन का रिश्ता अटूट था, वहीं किट्टू के लिए राखी के मायने अलग थे। प्रिया अपने भाई को राखी बांधने वाली होती है, तभी उसे फोन आता है। प्रिया प्लीज 2 मिनट रुको, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ठीक है भैया। किट्टू को बार बार फोन आने के कारण प्रिया राखी की थाली लिए बैठी रहती है और फिर किट्टू प्रिया से घमंड में कहता है, प्रिया जल्दी से राखी बांध दो और मुझे फ्री करो। किट्टू भाई, राखी का त्योहार साल में एक बार आता है, क्या आप अपनी बहन को 10 मिनट भी नहीं दे सकते? ओ प्लीज प्रिया, मेरे पास ये राखी के फालतू रिचुअल्स के लिए टाइम नहीं है। धागा बांध दिया ना, मैं कल बहुत बिजी था इसलिए गिफ्ट नहीं ले सका। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। बस किट्टू भाई, मैं यहाँ कोई आपसे पैसे लेने नहीं आई हूँ। मुझे लगता था कि पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं होती, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अमीर घर की बेटी और एक बिजनेसमैन भाई की वो बहन हूँ जिसके लिए पैसों के आगे ना तो रिश्तों की अहमियत है और ना ही राखी के त्योहार की अहमियत रह गई है। चलती हूँ। प्रिया वहाँ से जाने लगती है। तभी किट्टू कहता है, प्लीज प्रिया, राखी के दिन अपने भाई से ऐसे रूठ कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसके बाद प्रिया खुशी से भरकर अपने भाई को राखी बांधती है और दोनों गरीब अमीर सहेलियां अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहती हैं। स्कूल का भूतिया लाइब्रेरी। एक गांव में एक विद्यालय था। उस विद्यालय में गांव के सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच की भतीजी सपना सरपंच के घर छुट्टियां मनाने आई। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल गांव के सरपंच से मिली। सरपंच जी प्रिंसिपल को लेकर घर आ गए। तो कैसी हैं प्रिंसिपल साहिबा आप? नमस्कार सरपंच जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी कुशल मंगल हूँ प्रिंसिपल साहिबा। सपना बेटा, प्रिंसिपल मैडम के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जी ताऊ जी, ठीक है। और बताइए मैडम, कैसी चल रही है गांव के बच्चों की पढ़ाई?
सरपंच जी, गांव के बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है और बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहे तो गांव का हर एक बच्चा एक बड़ा आदमी बनेगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। विद्यालय में कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताइएगा। विद्यालय के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। एक समस्या है सरपंच जी, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। कैसी समस्या? हमें बताइए, हम उसका निवारण जरूर निकालेंगे। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी का कोई टीचर नहीं है, जिस वजह से लाइब्रेरी की किताबें मैनेज नहीं हो पा रही है। अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी से किताब लेकर जाता है तो वो वापस लेकर आता ही नहीं है। कुछ बच्चे तो किताब गुमा देते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तभी सपना चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है। चाय बनाते बनाते उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो अपने ताऊ से कहती है, ताऊ जी, अगर आप बुरा ना माने तो लाइब्रेरी की अध्यापिका मैं बन सकती हूँ। वैसे भी मुझे किताबों में बहुत रुचि है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है बेटा, मुझे तो खुशी होगी। प्रिंसिपल मैडम भी सपना की बात सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, सपना, तुम कल सुबह 8 बजे स्कूल आ जाना। मैं तुम्हें स्कूल के सभी अध्यापकों से मिलवा दूंगी और साथ ही स्कूल के नियमों को भी बता दूंगी। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं कल समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी। अगली सुबह 8 बजे सपना स्कूल जाती है और प्रिंसिपल मैडम से उनके ऑफिस में मिलती है। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सपना मैडम, आइए बैठिए। सपना कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ अपने बारे में बताइए। सपना प्रिंसिपल को अपना परिचय देते हुए कहती है, मैडम, मेरा नाम सपना है। मैं 23 साल की हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हुई है। मुझे पढ़ाई का बचपन से ही बहुत शौक था। मैं हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। मेरे घर में मेरे माता पिता और छोटा भाई रहते हैं। मेरा भाई अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। बहुत अच्छे सपना मैडम। चलो सपना, मैं स्कूल के बाकी टीचर से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सपना प्रिंसिपल मैडम के साथ स्टाफ रूम में जाती है। गुड मॉर्निंग टीचर्स। गुड मॉर्निंग मैडम। ये सपना मैडम है। ये हमारे स्कूल की लाइब्रेरी टीचर है। ये नई आई है। इन्हें अपना परिचय दीजिए और स्कूल के नियम इन्हें विस्तार से बताइए। एक एक करके स्टाफ रूम में मौजूद सभी टीचर्स ने अपना परिचय दिया। चलो सपना, तुम्हें लाइब्रेरी दिखा देती हूँ। प्रिंसिपल मैडम सपना को लाइब्रेरी ले जाती हैं और उसे उधर ही बैठने को कहती हैं। बिल्कुल मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब से लाइब्रेरी का अच्छे से ध्यान रख सकूं। कुछ देर बाद स्कूल की घंटी बजती है और 4 क्लास के बच्चे लाइन लगाकर लाइब्रेरी में आते हैं। यस, कमिंग। बच्चे लाइन से लाइब्रेरी में घुसते हैं और लाइब्रेरी में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बच्चों, मेरा नाम सपना है और आज से मैं तुम्हारी लाइब्रेरी टीचर हूँ। चलो बच्चों, अब एक एक करके तुम सभी अपना परिचय दो। लाइब्रेरी में बैठे सभी छात्रों ने अपना परिचय दिया। आज आप किस विषय की किताब पढ़ना पसंद करेंगे? मैडम, इंग्लिश की। ये तो बहुत अच्छी बात है। सपना ने इंग्लिश की किताब उठाई और किताब का पहला पाठ पढ़ाया। पाठ खत्म होने के बाद सपना ने बोला, अब मैं सब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछूंगी। ओके मैडम जी। सपना ने पहला प्रश्न पूछा तो सभी विद्यार्थियों ने एकजुट होकर उत्तर दिया और जब सपना ने दूसरा प्रश्न पूछा तो लाइब्रेरी में बस मुन्नी ने हाथ उठाया। जवाब दो मुन्नी। मुन्नी ने सही जवाब दिया और इससे सपना बहुत खुश हो गई। इतने में स्कूल की बेल बजी, पर सपना तीसरा प्रश्न पूछ रही थी। कक्षा के सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे, परंतु मुन्नी उठी और लाइब्रेरी में बने एक रैक में घुसकर गायब हो गई। ये देखकर सपना बेहोश हो गई। लाइब्रेरी में बैठे सभी बच्चे भी डर गए। लाइब्रेरी से भागकर एक बच्चा स्टाफ रूम की तरफ पहुंचा और सारा वाकया वहां बैठे टीचर्स को बताया। साथ ही ये भी बताया कि ये दृश्य देख सपना मैडम बेहोश हो गई हैं। स्टाफ रूम में बैठे टीचर्स लाइब्रेरी की तरफ भागे और सपना मैडम के मुंह पर पानी की छींटे मारी। थोड़ी देर बाद जब सपना को होश आया तो वो बहुत डरी हुई थी और उसने भी सारा वाकया टीचर्स को बताया। मैंने भी यहाँ एक बच्चे की आवाज सुनी है। कौन है ये बच्चा? ये वो बच्चा है जो स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। चोट उसके सर पे लगी थी और वो मर गया। टीचर्स की बात सुनकर सपना अपने मन में सोचने लगी, क्या मैं ये स्कूल छोड़ दूं?
लेकिन आज तो मेरे स्कूल में पहला दिन है और आज ही मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया। बहुत सोचने के बाद रचना ने फैसला लिया कि वो इस लाइब्रेरी में बैठेगी और इस बात का पता लगाएगी कि वो बच्चा है कौन। अगले दिन सपना बहुत हिम्मत कर स्कूल पहुंची। जब वो लाइब्रेरी की किताबें रैक में लगा रही थी तब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उधर कोई नहीं था। इतनी देर में स्कूल की बेल बजी और कक्षा 5 के छात्र लाइब्रेरी में आए। बच्चों को पढ़ाते समय एक किताब रैक से हवा में चलकर खुद ब खुद लाइब्रेरी में रखी टेबल पर जा पहुंची। ये देख बच्चे बहुत घबरा गए और सपना मैडम के पीछे जा खड़े हुए। कौन हो तुम? इधर क्या करने आई हो? क्या तुम मुन्नी हो? पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ अजीब वाकया लाइब्रेरी में होता रहता। कभी सपना का लंच खत्म हुआ मिलता, कभी किताबें फैली हुई मिलती और कभी तो लाइब्रेरी में अजीब सी आवाजें आती थीं। फिर एक दिन जब सपना लाइब्रेरी में खाली बैठी थी तो उसने देखा कि रैक के अंदर से मुन्नी निकली। सपना ये देखकर काफी डर गई। मैडम, आप मुझसे डरिए मत, मैं मुन्नी हूँ। मैं इसी स्कूल की विद्यार्थी हूँ। नहीं, तुम मुझसे दूर रहो और स्कूल से बाहर चली जाओ। ये सुनकर मुन्नी जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैडम, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। जब मैं स्कूल की विद्यार्थी थी तब अपनी कक्षा में प्रथम आती थी, लेकिन फिर मेरी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। यही बात स्कूल के सभी टीचर्स भी बता रहे थे। अब तुम क्या चाहती हो? मैडम, मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है। मैं बस लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे अलावा पूरे स्कूल में किसी को दिखाई नहीं दोगी और ना ही कोई शरारत करोगी। ठीक है मैडम, ना मैं किसी को दिखाई दूंगी, ना मैं स्कूल में किसी को परेशान करूंगी। तभी से मुन्नी चुपचाप लाइब्रेरी में आती थी और आराम से पढ़ाई करती थी। साथ ही किसी को दिखाई भी नहीं देती थी, जिस वजह से अब कोई भी बच्चा लाइब्रेरी में आने से डरता नहीं था। मुन्नी अब पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठकर सिर्फ किताबें पढ़ती रहती थी और बाकी बच्चे खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे।